नमस्कार। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनमें से मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ 3-4। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई नहीं आता तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दो परिमाण में समान परंतु विजातीय आवेश, परिमाण में समान जैसे क्यू मान लेते हैं। विजातीय का मतलब एक प्लस है तो एक माइनस, और सजातीय है मतलब दोनों प्लस प्लस। तो दो विजातीय आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू परिमाण में समान, एक दूसरे पर एफ बल लगा रहे हैं, कुछ दूरी आर है और ये एक दूसरे पर, ये इस पर एफ बल लगा रहा है, ये इस पर एफ बल लगा रहा है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश में स्थानांतरित कर दे तो उनके मध्य नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। तो जबकि जैसा क्वेश्चन में दे रखा हम वैसे ही करेंगे। जैसे इसका कर देते हैं तो क्यूब का 75% कितना होता है, क्यू इंटू 75/100, 25 से 3 बार, ये 4 बार मतलब 3 क्यू/4। तो क्या किया हमने, क्यूब का 75% मतलब 3 क्यू/4 क्यू से माइनस क्यू में स्थानांतरित कर दिया। तो अगर क्यू से स्थानांतरित किया तो क्यू से 3 क्यू/4 कम हो जाएगा और जो माइनस क्यू है इसके अंदर 3 क्यू/4 जुड़ जाएगा। तो जो नया आवेश आएगा वो आएगा इस साइड, तो आएगा क्यू में से 3 क्यू/4 गया तो बचा क्यू/4। और अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो भी क्या बचेगा, माइनस क्यू/4। यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू/4। हमने कूलॉम के नियम में शुरू में क्या पढ़ा था कि F समानुपाती Q1 Q2, मतलब बल आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो जो F था वो था समानुपाती Q इंटू Q, मतलब Q², F समानुपाती Q², ये तो शुरू वाला। अब नियम बल मान लेते हैं हम F डैश समानुपाती किसके, Q/4 गुणा Q/4 आवेशों गुणनफल। तो F डैश समानुपाती Q²/16। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। 1 में 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, ये समानुपाती कैंसिल हो जाएगा। F बराबर Q² बट्टा F डैश बराबर Q²/16। जो भाग में 16 था ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो क्या बचा, F बट्टा F डैश बराबर ये Q² से Q² कट गया बराबर 16। हमें निकालना है F डैश, तो F डैश बराबर ये इधर गुणा में जाएगा और 16 इधर भाग में आ जाएगा। तो F डैश बराबर F/16, ये आंसर हो जाएगा। एक आवेश का दूसरे में 75% स्थानांतरित करना था और Q का 75% होता है 3 क्यू/4। हमने Q में से 3 क्यू/4 घटा दिया और इसमें 3 क्यू/4 जोड़ दिए, माइनस का था इसलिए इसमें भी घटे गए। अब आवेशों का गुणनफल कर दो, गुणनफल के समानुपाती होता है Q²/16, तो F/16 ये हमारा आंसर आ गया। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। दो समान धातु के गोले हैं जिन पर एक पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, एक पर -20 माइक्रोकूलम है। उन दोनों को स्पर्श करवाया जाता है और वापस उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। तो दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो, अगर समान धातु के गोले हैं मतलब समान हो तो क्या होगा, दोनों का आवेश है उनको जोड़ दो, जो कुल आवेश आएगा उनको आधा आधा करके दोनों आवेशों पर रख दो। कैसे, जैसे ये दो धातु के गोले हैं, इस पर है 10 माइक्रोकूलम और ये है इस पे है -20 माइक्रोकूलम, दोनों का आकार समान है। अब दोनों को जब स्पर्श करवाएंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा और तब तक होगा जब तक इन दोनों पर आवेश बराबर हो जाए, अगर ये समान आकार के हैं तो। अगर इन गोलों का आकार समान नहीं है, दो समान धातु के गोले क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अगर आकार समान नहीं हो और इनकी हमें कुछ त्रिज्याएं दे रखी हो, जैसे इस गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है, ऐसे अगर आकार अलग दिया हो तो अगर स्पर्श करवाते हैं तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि इन दोनों पर विभव बराबर न हो जाए। विभव आपके तीसरे चैप्टर में आएगा तो वो आगे की बात है, लेकिन अभी तक आपको ये ध्यान रखना है कि अगर समान धातु के गोले हैं तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है हमको, जैसे मान लिया कि Q1 बराबर 10 माइक्रोकूलम और जो Q2 है वो है -20 माइक्रोकूलम। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दोनों आवेश उनको जोड़ के Q टोटल आवेश निकाल देता वो कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम प्लस -20 माइक्रोकूलम। तो जो Q टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा -10 माइक्रोकूलम, ये तो आ गया Q टोटल। अब देखो आकार समान है
आकार समान है तो ये दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब Q1 डैश, मतलब बाद में Q1 जो पहले वाला गोला है इसको पहला गोला है, इसको दूसरा गोला, इस पर जो आवेश आएगा वो इसका आधा आ जाएगा, मतलब -10/2 मतलब -5 माइक्रोकूलम। और अगर यहाँ पे Q2 डैश भी क्या हो जाएगा, -10/2, दोनों पे आधा आधा आवेश बढ़ जाएगा, तो ये भी -5 माइक्रोग्राम। करना क्या है, टोटल करना है कुल आवेश का और दोनों का आधा आधा कर देना है। अगर मान लो ये आकार असमान होता, जैसे इसकी त्रिज्या दे रखी होती 5 सेंटीमीटर और इसकी दे रखी होती 10 सेंटीमीटर, तो उसमें ये जो पूरा 10 माइक्रोकूलम है ये इसके विपरीत अनुपात में बढ़ जाता, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना है, 1:2 है ना, तो जो आवेश है वो इसका जस्ट उल्टा हो जाता, मतलब वो 2:1 में बढ़ जाता, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये जो आवेश है ये भी 1:2 समान अनुपात में बढ़ जाएगा। ये आगे अभी तीसरे चैप्टर में आएगा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनका आकार समान है, तो जो आवेश है वो बराबर आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, दोनों पे -5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब देखो हमने क्या देखा था कूलम के नियम से कि बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के। जो पहले जो बल था जिसको हम F सिर्फ F लिख देते हैं, वो समानुपाती किसके होगा, 10 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 गुणा, दोनों का हम अनुपात ले रहे हैं तो F/F डैश। जब अनुपात लेते हैं तो समानुपाती के चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वाला जो आवेश था वो किसके समानुपाती हो जाएगा, आवेश का गुणनफल 10 × 10⁻⁻6 और 20 × 10⁻⁻6 और F डैश मतलब बाद में आवेश। बाद में आवेश कितने, 5 × 10⁻⁻6 5 × 10⁻⁻6। इसमें माइनस नहीं लगाने हमको, क्योंकि हम अनुपात ले रहे हैं, हमको कोई दिशा विशा ज्ञात नहीं करती, हमको बलों का अनुपात निकालना है, तो हम सीधा सिर्फ परिमाण लेंगे। तो देखो F/F डैश बराबर कितना जाएगा, देखो ये 10⁻⁻6 तो कट गए, 5 से ये 2 बार और 5 से 4 बार, 2 × 4 8, मतलब जो F/F डैश बराबर 8। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दोनों गोलों को स्पर्श करवा के वापस उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो जो बल आएगा वो प्रारंभ की तुलना में 8 गुना कम हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, दोनों आवेशों का टोटल करना है और आकार समान है इसलिए दोनों का आधा आधा करके सेम वही तुलना कर देनी है जो कूलम के नियम से की थी। पहले चैप्टर के मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पहले चैप्टर में से सोल्व करने के बाद तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बाद में बता दूंगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा पहले चैप्टर में कि या तो एक आवेश ले लिया, 2 आवेश ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, ऐसे 3 आवेश ले लिए, तो इनके कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता था या बल निकालना होता था तो हम क्या करते थे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देते थे कि जैसे सबके कारण इनकी दिशा निकालो और उनका सदिश योग कर दो, हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देते थे। लेकिन अगर मान लो जैसे ये पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर आवेश ऐसे सतत रूप से मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है, ये आवेशित है, छोटे छोटे आवेश रखे गए हैं, तो इसके लिए अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई एक इस बोर्ड में पूरा आवेश भरा हुआ है, सतत रूप से वितरित है, जैसे एक कूलम आवेश है जो इस पूरे बोर्ड पर ऐसे छोटे भागों में पूरा बटा हुआ है और इसके कारण हमें यहाँ मान लो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एक इतना सा अल्पांश ले लिया, अल्पांश मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इसके कारण हम इस बिंदु पे क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, मतलब समाकलन कर देंगे और समाकलन विधि से हम योग निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में क्या होता है, समाकलन से हल करना बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, तो उस स्थिति के लिए गाउस का नियम दिया गया। तो गाउस के नियम को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है, देखो जैसे ये बोर्ड है ऐसे, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसको लंबवत पार करेगी, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसको लंबवत पार करेगी उतना ही ज्यादा इसका फ्लक्स होगा। तो इसको बताने के लिए क्या परिभाषा दी गई कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, तो जो सदिश होता है फाई सदिश वो होता है विद्युत क्षेत्र जो इसको पार कर रहा है वो उसका सदिश गुणा क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है,
जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लो हमको इसकी विमाएं दे रखी है, जैसे ये इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 5 सेंटीमीटर लंबाई ऐसे दे रखी है, तो वो तो होगा क्षेत्रफल का परिमाण। क्षेत्रफल की दिशा होती है तल के लंबवत बाहर की ओर। मान लो ये क्षेत्रफल है तो इसकी होगी तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा हो जाएगी क्षेत्रफल सदिश की। अब देखो हमने डॉट गुणा क्यों लिया, जैसे मान लो ऐसे कोई प्लेन है, मतलब ये बोर्ड मान लो ऐसे है और ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है तिरछा, ऐसे इसको पार करता हुआ। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का वो भाग जो इसको लंबवत पार कर रहा है। लंबवत कैसे पार करेगा, ऐसे। और मान लो विद्युत क्षेत्र है ऐसे, जो कोण बना रहा है इसके तल के लंबवत से थीटा। कैसे, इसको मैं डायग्राम से बता देता हूं। ये मैंने इस बोर्ड है इसको ऐसे कर दिया है सीधा। अब मान लो ये विद्युत क्षेत्र इससे ऐसे जा रहा है और ये है ऐसे ऐसे बाहर की ओर जो आ रहा है तल के लंबवत, वो ऐसे जा रहा है बाहर, और इसका जो इस तल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश कोण है वो है थीटा। तो इनमें से जो विद्युत क्षेत्र का जो घटक इसके तल के लंबवत जाएगा वही भाग लेगा फ्लक्स बनाने में। मतलब जो फाई होगा वो क्या होगा, ई एस कोस थीटा। मतलब क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का जो कोस घटक है वही सिर्फ इसके लंबवत जा रहा है, जो साइन घटक है वो तो इसके समांतर जा रहा है। जैसे मान लो अगर ये बोर्ड है और इससे ऐसे विद्युत क्षेत्र आ रहा है तिरछा ऐसे, तो इनमें से जो ये घटक है कोस घटक, ये सिर्फ इसके लंबवत जा रहा है। एक घटक तो ये हो जाएगा और एक घटक हो जाएगा ये तो देखो इसके समांतर जा रहा है, इसको पार नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जो ये घटक है ये इसको छेद के आ रहा है, इसको पार करके आ रहा है, तो कोस घटक है वही आ जाएगा इसका फ्लक्स। तो फ्लक्स की सीधी सीधी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी जो क्षेत्रफल है उससे जो गुजरने वाला पारित फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र है उनके डॉट गुणा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स। हमने क्या फॉर्मूला बना लिया कि जो फ्लक्स है वो होता है विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उनके डॉट गुणा के बराबर। आपने 11th क्लास में सदिश जो चैप्टर है उसमें डॉट गुणा करना सीखा होगा, तो वो यहाँ पे काम आएगा। अब अगर अभी तक हमने क्या माना था, जैसे ये बोर्ड ये तो हो गया समतल सतह, तो समतल सतह के लिए तो हम ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। अगर मान लो सतह समतल नहीं हो या फिर जो विद्युत क्षेत्र है वो असमान हो, हम क्या मान रहे हैं अभी तक कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समान है, जैसे समांतर सदिश समांतर आ रही है विद्युत क्षेत्र का है, तो उसके लिए हमने क्या निकाल लिया था, ये सीधा कर सकते हैं हम इससे, या फिर जो समतल सतह हो। अगर मान लो असमतल सतह हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्लक्स होगा फाई वो क्या हो जाएगा डेल्टा फाई, उसको हम डेल्टा फाई से लिखेंगे, वो हो जाएगा। और अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कम हो रहा है तो वो हो जाएगा डेल्टा एस। मतलब जो क्षेत्रफल सदिश असमतल है, असमतल है मतलब क्षेत्रफल यहाँ पे क्षेत्रफल अलग है, यहाँ पे जो छोटे छोटे अल्पमंश आएंगे सबका क्षेत्रफल सदिश अलग अलग आएगा। ये तो मान लो सीधी समतल है तो इसका जो सबका क्षेत्रफल सदिश है वो सिर्फ इसी दिशा में आएगा। अगर मान लो ये ऐसी होती, ऐसे कुछ उभरा हुआ होता बाहर से, तो देखो हर जो क्षेत्रफल है वो तो होगा तल के लंबवत, यहाँ वाले का ऐसे लंबवत होता है, जो ऊपर आगे वाला इसका ऐसे लंबवत होता है, ऐसे लंबवत होता है, ऐसे लंबवत होता है, तो सबका क्या हो जाता है क्षेत्रफल सदिश अलग अलग हो जाता है। उसके लिए क्या होगा, हमें ये लिखना होता है। और अगर मान लो बंद सतह हो, बंद सतह कैसे मान सकते हैं, जैसे ये हो, जैसे ये बोतल है, ये देखो बंद सतह है, तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ेगा। तो जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा समाकलन E डॉट ds। ये हम आगे समाकलन करना सीखेंगे। आप अभी तक इतना ध्यान रख लो कि जो बंद सतह है, बंद सतह को हम लिखेंगे फाई नोट से। जो बंद सतह से संबंधित जो फ्लक्स होता है, बंद सतह मतलब जैसे ये कोई चीज हो गई, बेलन हो गया या फिर कोई सीट हो गई, बड़ी सी धातु की सीट, तो उनके लिए जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो होता है समाकलन के बराबर। समाकलन किसका करना है हमको, विद्युत क्षेत्र और जो स्थिति सदिश है उनका डॉट गुणा करना है और उनका समाकलन करना है। अभी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। फ्लक्स का इतना तो पढ़ लिया था कि जो फ्लक्स होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है इनके डॉट गुणा के बराबर। हमने इसके मात्रक नहीं देखे थे, तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं मात्रक। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक देखो, मात्रक कैसे लिखेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख दो गुणा क्षेत्रफल का मात्रक लिख दो। तो हमने विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक पढ़े थे, एक तो पढ़े थे न्यूटन प्रति कूलम और एक पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर। जो हमारे पिछले चैप्टर में न्यूटन प्रति कूलम ज्यादा काम में आया था, इस चैप्टर में वोल्ट प्रति मीटर काम में आएगा। दोनों ही मात्रक इसी के एकदम सही है। तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर
वोल्ट प्रति मीटर मतलब वोल्ट बट्टा मीटर गुणा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया वोल्ट गुणा मीटर। अब हमें लिखनी है इसकी विमा, विमा निकलने के लिए क्या है सेम तरीका है, विद्युत क्षेत्र की विमा लिख दो गुणा क्षेत्रफल की विमा लिख दो। अब देखो विद्युत क्षेत्र की आपको याद होगी, अगर आपको जल्दी से लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो F बराबर होता है वो होता है क्यू ई के, तो हमको इसकी विद्युत क्षेत्र की विमा लिखनी है वो हो जाएगी F बटा क्यू। बल की विमा क्या होती है m1 l1 t-2 और हमने आवेश की विमा निकाली थी वो थी a1 t1, तो जो विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई वो क्या आ गई m1 l1 t-, एक तो ये प्लस वाला एक ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -2 पहले से है तो -3 और a-1, ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की विमा गुणा। अब देखो क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब स्क्वायर मतलब l लंबाई का स्क्वायर। अब देखो ये विमा क्या हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी m1 l3 t-3 a-1, तो ये हो गई विद्युत फ्लक्स की विमा। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपके विमा का क्वेश्चन आए, या फिर मात्रक वोल्ट गुणा मीटर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला, अगर आपको डॉट गुणा आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है और आप समझ के भी इसको कर सकते हो। क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र है उसके घटक दे रखे हैं 200 आई कैप, मतलब अक्ष दिशा में ऐसे हैं 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप और 300 जे कैप, इसको अगर हम वाई एक्सिस मान ले तो कहीं बीच में है ये ऐसे, तथा क्षेत्रफल सदिश 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर है। ये बोर्ड ही मान लो, अगर ये वाली दिशा हम मान ले आई कैप और जो इसके बोर्ड की जो लंबवत वाली दिशा है उसको मान ले जैसे ये ऐसे लंबवत आ जाएगी, इसको मान ले हम जे कैप और जो ऊपर वाली है उसको मान लेते हैं हम के कैप। तो जो बोर्ड है बोर्ड कौन से तल में है बोर्ड इस तल में, यहाँ पे ऐसे बोर्ड है, इसकी जो ये वाला जो ये वाली जो लेंथ है वो आ जाएगी आई कैप में, जो ऊपर वाली है के कैप मतलब जेड एक्स, ये हो गई जेड एक्स, ये हो गई एक्स और जेड उन दोनों के लंबवत जो ये एक्स आ जाएगी, ये हमने ऐसे दिखा रखी है, ये हो गई वाई एक्स। तो देखो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल निकालो और उसकी दिशा क्या हो जाएगी तल के लंबवत। अगर मान लो ये बोर्ड है ये जेड एक्स तल में है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी वाई एक्स में, मतलब क्षेत्रफल कौन सी में जे कैप में दे रखा आपने, तो जे कैप ही हो गया। हमें क्या दे रखा है विद्युत क्षेत्र 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये तो हमें समझने के लिए बताया था कि किस प्रकार हमें दिखाते हैं। तो हमको करना है ई डॉट एस, तो डॉट गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लिख दो इसका मान, यह है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप और जो क्षेत्रफल सदिश है उसका मान है 5 × 10⁻³ जे कैप। तो डॉट गुणा करने के लिए क्या होता है, जो दोनों है उनमें से आई कैप वाले को आई कैप वाले से गुणा कर दो, जे कैप वाले को जे कैप वाले से गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। तो देखो ई डॉट एस बराबर आई कैप को गुणा यहाँ पे क्या है 200 और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 300 और यहाँ पे क्या है 5, तो इसको क्या हो जाएगा 300 कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो आई कैप का क्या हो जाएगा 0 आई कैप, इसको कुछ नहीं है तो हम 0 आई कैप मान सकते हैं। तो आई कैप वाले को आई कैप वाले से गुणा करना है, तो 200 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0 आई कैप, 0 को हम लिखेंगे नहीं। जे कैप वाले को जे कैप वाले से गुणा करना है, तो 300 गुणा 5 × 10⁻³ और आगे क्या लग जाएगा जे कैप। तो फाई मतलब विद्युत फ्लक्स वेक्टर बराबर ई डॉट एस और उसका मान क्या आया हमारे आई कैप में तो कुछ नहीं आया, जे कैप में क्या आया देखो ये 2 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा ये 5 आ गया, 2 0 को लिख दिया 10⁻² 2 × 10⁻³ बराबर 5 3 15 गुणा 10⁻² और 10⁻³ तो कितनी बची 10⁻1 10⁻1 मतलब भाग में 10 आ गया 15/10 1.5 और मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो हमारे इस प्रकार आंसर आ गया विद्युत फ्लक्स। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, दोनों का डॉट गुणा करना है। डॉट गुणा करना आसान है, आई कैप वाले को आई कैप वाले से गुणा कर दो, जे कैप वाले को जे कैप वाले से गुणा कर दो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, जैसे
हमको कौन सा विद्युत क्षेत्र निकालना है, जो विद्युत क्षेत्र इस बोर्ड को लंबवत पार कर रहा है। हमको देखो इसको दो घटक दे रखे थे, एक तो आई के वाला घटक मतलब ए से जो जा रहा है, और एक जे के वाला घटक मतलब ए से जो जा रहा है। अब देखो जो आई के वाला घटक ए से जो जा रहा है उसको बोर्ड को पार नहीं कर रहा है, सिर्फ वो घटक जो इसके लंबवत आ रहा है जे के वाला वही इसको पार कर रहा है। तो हमको सीधा से क्या करना है, जो इस घटक इसको पार कर रहा है उसको और जो क्षेत्रफल है उसको गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने एक एग्जांपल कर दिया। एक एग्जांपल और करते हैं, जो हमने बंद सतह ली थी कि बंद सतह से संबंधित जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, समाकलन से करते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार रखा गया है कि बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो बेलन से पारित फ्लक्स ज्ञात करो। तो इसको समझने के लिए देखो बेलन, ये एक बेलन के साइज के जैसे है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि बेलन की अक्ष, अक्ष क्या होती है जो इसकी लंबाई के अनुदिश, ऐसे इसकी लंबाई है तो इसकी जो है ये होगी, ये इसकी अक्ष है, ये वाली जो इस दिशा में है। जैसे मैं बनाता हूं, जैसे ये कोई बेलन हो गया, इसकी ये है इसकी बेलन की अक्ष। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो बेलन की अक्ष के अनुदिश है, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इस दिशा में ऐसे इसके अनुदिश जा रहा है, ये हो गया ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र। हमें क्या निकालना है, इस बेलन से पारित फ्लक्स ज्ञात करो। तो देखो ये जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमको क्या दे रही थी कि दो विमाएं दे रखी थी, मतलब आई कैप और जे कैप, मतलब उसकी कुछ मोटाई नहीं थी, इसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई थी। ये वाली जो ये है बंद सतह है, तो बंद सतह से पारित फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन अलग अलग सतहों का किया जाता है। अब देखो ये जो बेलन है इसमें कौन कौन सी सतह हो सकती है, एक तो देखो ये सतह हो गई, एक देखो ये सतह हो गई, दो, और एक जो इसके चारों ओर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखो ये इसकी सिर्फ तीन सतह है, एक तो ये इसके जो चारों ओर है वो, एक ये है और एक ये है, मतलब इसकी कितनी सतह हो गई, एक तो हो गई ये सतह जो इधर वाली है, इसको नाम दे दिया हमने S1 सरफेस 1। एक हो गई इधर वाली सतह, इसको नाम दे दिया हमने S2 मतलब सरफेस 2। और एक जो इसके जो चारों ओर है वो सतह हो गई, तो इसको हमने नाम दे दिया सरफेस 3। तो इस बंद समाकलन, इसको हम बंद समाकलन कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमको अलग अलग सतह के लिए फ्लक्स निकालना है और उनको जोड़ना है, मतलब जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा S1 मतलब S1 सरफेस के लिए समाकलन प्लस S2 सरफेस के लिए समाकलन, कुल सतहों को हमें जोड़ना पड़ता है, प्लस S3 सतह के लिए समाकलन। अब देखो S1 सतह, हमने क्या देखा कि हमें क्या लेना है, दिशा भी लेनी है, और दिशा देखो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो होती है तल के लंबवत बाहर की ओर। अब देखो जो इधर वाली सतह है वो ऐसी है, तो इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब इस दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस दिशा में। तो देखो जब डॉट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, cos थीटा, मतलब EDS cos थीटा, और ये हट जाएगा सदिश, इनका हमको परिमाण लेना है। ये सरफेस 1 के लिए सेम ऐसे ही सरफेस 2 के लिए हो जाएगा, हमें डॉट हटाना है, EDS cos थीटा प्लस सरफेस 3 के लिए EDS cos थीटा। यहाँ पे ds क्यों ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अल्प क्षेत्रफल, छोटा सा यहाँ पे क्षेत्रफल ले लिया, हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इस सतह पे एक क्षेत्रफल ले लिया, इस सतह पे एक क्षेत्रफल ले लिया। समाकलन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ा बनाना। तो हमें क्या करें, जैसे ये जो सरफेस है इसके इतना सा एक अल्पांश ले लिया क्षेत्रफल, हम क्या करेंगे, इसके कारण इससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे और इसका समाकलन करके पूरी सतह का निकालेंगे। तो हमें क्या कर रहे हैं, सरफेस 1 के लिए विद्युत क्षेत्र क्या कुछ मान ही दे रखा, E दे रखा है, E ds मतलब क्षेत्रफल, कुछ S हो गया मान लो, इसको हम S मान लेते हैं इस क्षेत्रफल को, गुणा cos थीटा। cos थीटा मतलब थीटा क्या है, थीटा है क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र सदिश है उन दोनों के बीच का कोण। अब देखो विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस दिशा में, क्षेत्रफल आ रहा है इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में, मतलब इनके बीच कोण कितना है, 180 डिग्री, मतलब cos 180 डिग्री प्लस सरफेस 2 कौन सी इधर वाली, इसके लिए देखो E इंटू दोनों का देखो क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा, इस दिशा में इस दिशा में, तो E इंटू S इंटू
कोस, अब देखो कोण कितने हैं, क्षेत्रफल इसी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, तो कोण कितना होता है 0 डिग्री, तो ये आ गया कोस 0 डिग्री प्लस सरफेस 3, ये वाली जो सरफेस है इसके लिए देखो विद्युत क्षेत्र तो E है, इसका क्षेत्रफल कुछ मान लो जैसे S2 मान लो गुणा कोस, अब देखो कोण कितना है, विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस दिशा में, और देखो ये जो सरफेस है इसका देखो क्षेत्रफल का सदिश का क्या दिशा होती है, वो दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत। तो देखो अगर हम ये अल्पांश ले ले तो इसके लंबवत, यहाँ पे इसके लंबवत, यहाँ पे इसके लंबवत, यहाँ पे इसके लंबवत, ऐसे 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 क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग है, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, लेकिन विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और जो देखो क्षेत्रफल सदिश अगर यहाँ पे ले रहे तो भी ये देखो लंबवत है, यहाँ पे ले रहे हैं तो भी लंबवत है, यहाँ पे ले रहे हैं तो भी विद्युत क्षेत्र के तो लंबवत है, मतलब कहीं पे भी क्षेत्रफल ले लो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, जो कोण है इन दोनों के बीच का हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जो ये वाला पृष्ठ है इस पर जो क्षेत्रफल सदिश है वह हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो E(S2) cos 90। अब देखो E ये समाकलन हट जाएगा क्योंकि हमने समाकलन कर दिया है, जो ds है इसका समाकलन कर दिया हमने s मतलब पूरा क्षेत्रफल गुणा cos 180 का मान कितना होता है, ये आपको थोड़े से मान याद रखने हैं, cos 90 से जो नॉर्मल वैल्यू है cos 60 ऐसे, तो cos 180 का मान होता है -1 प्लस E इंटू जो ds है इसका समाकलन s हो गया इंटू cos 0, cos 0 का मान कितना होता है 1 प्लस E इंटू S2 इंटू cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो -1 को ये से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -ES प्लस का ES प्लस 0, तो -ES और प्लस ES 0, तो आंसर कितना आ गया 0, मतलब फाई मतलब टोटल फ्लक्स है वो क्या आ गया 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 0 क्यों आया, देखो इसको हम एक तो गणना से हमने निकाल लिया कि 0 आ गया फ्लक्स, अब इसको हम समझते हैं कि 0 क्यों आया। तो देखो ये जो हम फ्लक्स निकालते हैं पारित फ्लक्स, ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये 0 क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो होता है निर्गत फ्लक्स माइनस प्रवेशित फ्लक्स, मतलब जो फाई है वो क्या हो जाएगा, फाई निर्गत मतलब आउट माइनस प्रवेशित मतलब फाई इन। अब देखो जो बेलन है इससे जितना विद्युत क्षेत्र इस सतह से जा रहा था, इससे जितना विद्युत क्षेत्र प्रवेश किया उतना को उतना ही उस दिशा से उस क्षेत्रफल से निकल गया, मतलब इसमें से कोई भी जो फ्लक्स है वो रुका नहीं, विद्युत क्षेत्र रुका नहीं, जितना इसमें से प्रवेश किया उतना का उतना ही निकल गया। तो जो फाई आउट और फाई इन है वो दोनों बराबर है, इसलिए जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तो वो आप ऐसे कर सकते हो। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि समाकलन करके हमें जो फ्लक्स है वो कैसे निकालना है, सतह लेनी है हमको कि जितनी कॉमन नहीं आनी चाहिए सतह। जैसे अगर आप कहोगे कि ये सतह और ये सतह तो एक जैसी है, एक जैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल सदिश है वो अलग अलग है, लेकिन जो ये सतह है इस सतह को देखो इसका सिमिलर कोई नहीं मिल रहा है तो हम इसको S3 ले लेंगे। तो इस प्रकार हमको सतह लेनी है और उनके लिए हमें फ्लक्स निकालना है, समाकलन करना है और सबको जोड़ देना है। तो ये हो गया बेलन के लिए समाकलन से। फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है कि जो हमें क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार शीट दे रखी है, जैसे ये होगी वृत्ताकार शीट, मैंने इसे दिखाई है इसको इस तल में, और एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, इसके तो त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र S से, और इसका जो तल है मतलब ये जो तल ये बनाता है विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण। तो शीट से पारित फ्लक्स याद करो, तो देखो फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है, क्या करना है, जो फ्लक्स है वो आ जाएगा, देखो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो E.S और एक फाई बराबर इस S को घटा के हम क्या लिख सकते हैं, E का परिमाण S का परिमाण और cos थीटा। ये तो कब लगाएंगे, जब हमको
दिशा समय दे रखे हो, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा दे रखी हो, जैसे आई कैप में इतना है, जे कैप में इतना है, के कैप में इतना है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दे रखी हो। अगर हमको सीधा परिमाण दे रखा है तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ई एस कोस थीटा। तो फाई बराबर ई का मान हमको दे रखा है 5 गुना 10 की घात 5। क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 का स्क्वायर कोस। अब देखो आप लिख देंगे कि कोस थीटा की जगह कोस 30 डिग्री, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हमको ये थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा है विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो देखो विद्युत क्षेत्र सदिश तो हो गया ये। अब देखो क्षेत्रफल सदिश कितना है, किधर है, हमने क्या देखा था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो होता है हमेशा तल के लंबवत। तो देखो ये वाला तो ये तो तल हो गया, और इसके तल के लंबवत मतलब ये है क्षेत्रफल सदिश S। तो देखो हम क्या ले रहे हैं, तल और क्षेत्रफल वाला विद्युत क्षेत्र वाला कोण ले रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हमको कोण देना है विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अगर ये 30 है और टोटल ये 90 है तो ये कितना बचा 60 डिग्री। तो ये आपको इस जो पूरा क्वेश्चन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कोण ही थी, तो ये आ गया यहाँ पे cos 60। अब इसे आराम से देखो आपको मान दे रखे हैं, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो आप यहाँ पे इसको सोल्व कर आराम से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कोण लेते हैं वो कोण हमेशा दिशा देख कर देना है कि विद्युत क्षेत्रफल सदिश की किधर दिशा है और विद्युत क्षेत्र की किधर दिशा है, ऐसे तल वाला कोण नहीं लेना है। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो आज की क्लास को हम ये खत्म करते हैं।